सत्यानाश हो इन लोगों का। दिन में तो ठीक है, लेकिन अब रात में भी अब ये कंस्ट्रक्शन वाले हमें सोने नहीं देंगे। इस खुदाई की आवाज से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। वही तो माँ जी, ऊपर से हमारे घर में इतना धुआं भी आ रहा है। ना जाने ये कंस्ट्रक्शन का काम कब खत्म होगा। अब तो हमें कान में रुई डालकर ही सोना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ी नींद मिल पाएगी। इसीलिए मैं ध्रुव से कह रही थी कि शहर से थोड़े दूर घर ले ले। यहाँ कभी कभी पार्टी का, तो कभी गाड़ियों का, तो कभी इस खुदाई का आवाज आता ही रहता है। सच में मुझे कभी कभी गांव की बहुत याद आती है। लेकिन माँ जी, शहर में जितनी सुविधाएं होती हैं उतनी गांव में थोड़ी ना होती है। इसीलिए हमें यहीं पर रहना होगा। हाँ बहू, सो तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब सो जाते हैं। आज ध्रुव की नाइट शिफ्ट है, तो वो तो अब सीधे सुबह ही आएगा। फिर सोनम और उपासना कान में रुई डालकर सो जाती है। फिर एक रोज ये रहे आज के स्पेशल पनीर के पराठे। खाकर बताओ ना ध्रुव, कैसे बने हैं? दिखने में तो बहुत मस्त लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ दही नहीं है क्या? है ना दही? रुको, मैं अभी लाती हूँ। फिर सोनम फ्रिज में से दही लाने जाती है, लेकिन वो कटोरी वहां पे खाली रहती है। हे भगवान, ये दही की कटोरी खाली कैसे हो गई? आज शाम को ही तो मैंने ये कटोरी फ्रिज में रखी थी। अरे बहू, वो मैंने ही खा लिया था। मुझे कुछ मीठा और ठंडा खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे खा लिया। अरे क्या माँ जी, आप भी मुझे बता तो देती। अच्छा ठीक है सोनम, रहने दो, मैं अचार के साथ ही खा लूंगा पराठे। अरे नहीं ध्रुव, रुक जाओ, मैं हमारी पड़ोसन से दही मांग कर लाती हूँ। वो अपने घर पर रोज दही जमाती है। अरे नहीं सोनम, खामोखा दूसरों को क्यों परेशान करना। अरे उसमें क्या होता है, वो भी तो हमारे घर पर कुछ ना कुछ लेने ही आती है ना। अब पड़ोसी ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर सोनम अपनी पड़ोसन के पास जाकर दही मांगती है। और तभी, नहीं सोनम, अरे मैं क्या यहाँ पर मुफ्त के सामान बांटने बैठी हूँ क्या, जो जब चाहे तुम आकर कुछ भी मांगती रहती हो? लेकिन निशा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम भी तो हमसे कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हो ना। हाँ मांगती हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना तुम मुझसे मांगती हो। अरे ऑनलाइन मंगवा लो ना दही। लेकिन नहीं, बस मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती हो, बेवकूफ कहीं की। देख निशा, तमीज से बात कर। मैंने तुझसे इज्जत से दही मांगी है। तेरा कुछ समझ में नहीं आता, कभी अच्छी रहती है तो कभी बुरी। लेकिन तेरे ये फालतू के नखरे में सहन नहीं करने वाली। अगर तुझे दही नहीं देना है तो मत दे। और हाँ, आइंदा से मुझे भी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे बताने वाली। इस तरह से सोनम और पड़ोसन निशा के बीच बहस हो जाती है। हे भगवान, अरे वो निशा है ही ऐसी, किसी का गुस्सा किस पर उतार दे। तू तो उससे बात ही मत कर बहू। हाँ माँ जी, मैं उससे अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बस बहुत हुआ। अरे इंसानियत तो मानो किसी में है ही नहीं। खुद तो हर 2 दिन में हमारे दरवाजे पर आकर सामान मांगती रहती है और कहती है कि तू ही ज्यादा सामान मांगती है। मन तो कर रहा था कि उसे एक झापड़ मारो। जाने दो ना सोनम, क्यों इतनी सी बात के लिए अपना खून जला रही हो? अरे ये शहरी लोग होते ही ऐसे हैं। आपस में मिलजुल कर रहना तो दूर की बात है, यहाँ तो लोग एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते और बस एक दूसरे को नीचा दिखाते फिरते हैं। फिर एक दिन जब ध्रुव ऑफिस जा रहा होता है, तभी ओह गॉड, आज तो कितनी ट्रैफिक है। पक्का आधे से ज्यादा घंटा यही बीत जाएगा। अगर मैं वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। आज तो मेरी अब तक के सबसे बड़े क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और उन्हें मुझे प्रेजेंटेशन भी देनी है। पता नहीं क्या होगा। लेकिन ट्रैफिक के कारण ध्रुव को बहुत लेट होता है, जिस कारण उसे उसके बॉस से बहुत डांट पड़ती है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ध्रुव, और तुम क्या मुझे ट्रैफिक का बहाना दे रहे हो? अगर तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी इतनी जरूरी मीटिंग है और ऊपर से तुम्हें यह प्रेजेंटेशन भी देना है, तो तुम्हें तो सबसे जल्दी आकर बैठना चाहिए था ऑफिस में। माफ कीजिए सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रहे ध्रुव,
कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। चलो, अब बिना वक्त जाया किए जल्दी से प्रेजेंटेशन की फाइल तैयार करो। मैं क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, मैं फाइल रेडी करके अभी आता हूँ। फिर शाम में घर लौटते समय फिर से उसे बहुत ट्रैफिक मिलता है। अरे यार, लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। वहां रेस्टोरेंट में सोनम मेरा इंतजार कर रही होगी। ध्रुव सोनम के पास देर से पहुंचता है, जिस कारण वो भी उसे बहुत सुनाती है। अरे अगर नहीं आना था तो पहले ही बोल देते ना, ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी। उफ वो सोनम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में ट्रैफिक में फंसा हुआ था। सुबह भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ और मैं ऑफिस में देर से पहुंचा और फिर बॉस ने भी मुझे जम के सुनाया, ठीक उसी प्रकार जैसे तुम सुना रही हो। वो सब जाने दो और अब घर चलो। वैसे भी मेरा मूड खराब हो चुका है अब। अरे यार सोनम, अब तुम ही मुझे समझकर नहीं लोगी तो कौन लेगा। प्लीज उदास मत होना। अब सारा गुस्सा थूक कर हम दोनों अच्छे से खाना खाते हैं और घर जाते जाते माँ को उनकी सहेली के घर से ले लेंगे। थोड़ा समझाने पर सोनम मान जाती है और फिर ध्रुव और सोनम एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से ध्रुव घर पर ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर सोनम हैरान रह जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? हाँ सोनम, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, वो भी हिमाचल के धर्मशाला में। अब हम तीनों हिमाचल की बर्फीली वादियों में रहेंगे। कितना मजा आएगा ना। हे भगवान! अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ माँ, मेरी पोस्ट बदलकर अब एक बड़ी पोस्ट बन चुकी है और अब मैं हमारी कंपनी के हिमाचल ब्रांच में काम करूंगा। वहां की पूरी टीम को मुझे ही संभालना होगा। सैलरी भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी और तो और रहने के लिए घर भी कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। वो भी एकदम सुंदर बड़ा सा घर होगा। अरे वाह वाह वाह! रुक जा बेटा, सबसे पहले मैं कान्हा जी के सामने माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। हाँ माँ। फिर उपासना माखन मिश्री का भोग लगाती है और ध्रुव और सोनम को भी वो प्रसाद देती है। अरे ये क्या है बहू, इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। अपने पति की तरक्की देखकर तेरे चेहरे पर खुशी होने की जगह ये 12 क्यों बजे हुए हैं? क्योंकि मुझे पहाड़ों में नहीं जाना माँ जी। लेकिन क्यों सोनम? अरे मेरी इतनी उन्नति हो रही है और पहाड़ों में रहना तो सबसे अच्छा माना जाता है। शहर के मुताबिक पहाड़ों में अच्छी हवा, अपनापन और बहुत सी सुंदर चीजें होती है। वही तो। नहीं नहीं, पहाड़ जितने सुंदर दिखाई देते हैं उतने वो डरावने भी होते हैं और वहां पर तो बहुत कम लोग रहते हैं और मेरी सारी सहेलियां तो यहाँ पर हैं, इसलिए मैं वहां पर जाकर एकदम पक जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे पकेगी तू? मैं हूं ना तेरी जोड़ीदार। हम दोनों सास बहू मिलकर मस्त मौज मस्ती करेंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। अरे आप तो हो ही माँ जी, लेकिन फिर भी पहाड़ों में मौसम का भी कोई भरोसा नहीं होता। कब क्या बिगड़ जाए कोई बता नहीं सकता। ना बाबा ना, मैंने कह दिया सो कह दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। ओफो सोनम, अब ये कैसी जिद है? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और तुम यहाँ जाने से पहले ही मना कर रही हो। जरा शुभ शुभ बोलो ना। अरे ऐसे कैसे शुभ शुभ बोलूं मैं? इंसान के लिए अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा और जान से बढ़कर क्या होता है? पैसा क्या? अरे इतना पैसों का लालच लेकर क्या करोगे तुम? अच्छी खासी यहाँ पर जिंदगी चल रही है, तो उस पहाड़ी गांव में जाकर हमें क्यों बसना है? अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? ये क्या बकी जा रही है? हाँ माँ जी, हो गई हूं मैं पागल। अरे लोग गांव से शहर में आते हैं और एक मेरा पति है जो शहर से गांव जा रहा है, वो भी अपनी तरक्की के लिए। देखो सोनम, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि धर्मशाला एक गांव होने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पर्यटक स्थल भी है और वहां पर हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा ब्रांच है और मैं गांव जाकर कोई मजदूरी का काम नहीं करने वाला, अपनी कंपनी में ही काम करूंगा, वो भी एक बड़े पोस्ट पर। हमें जीवन में हमेशा प्रगति करती रहनी चाहिए और जिस काम में प्रगति ना हो वो काम ही कैसा। हाँ बेटा, ये बात तो तूने एकदम सही कही, लेकिन माँ जी
आपको तो आए दिन सर्दी जुकाम होते रहता है, तो आप पहाड़ों में कैसे रहोगे? अरे हम कोई 10 से 15 दिन की ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं जो घूम फिर कर फोटो शोटो खींच कर वापस आ जाएंगे। हम लोग तो वहां पर हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। अरे नालायक लड़की, मुझे सर्दी जुकाम तो इस शहर के खाने पीने से होता है। यहाँ की हवा कितनी प्रदूषित है, लेकिन गांव की बात और होती है। गांव में सब कुछ अच्छा होता है और मुझे तो बचपन से ही पहाड़ों में रहने की आदत सी है, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल दोनों पहाड़ों में ही तो थे। इसीलिए तू तो मेरे बारे में कुछ भी मत बोल। देखो सोनम, जब तक तुम किसी भी चीज का अनुभव नहीं करोगी तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चीज अच्छी है या बुरी। इसलिए प्लीज ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो और सकारात्मक सोचकर हमारे साथ चलो। उन दोनों की ये बातें सुनकर सोनम अब चिंता में पड़ जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे पहाड़ों में नहीं जाना है। मुझे तो मेरा ये शहरी ससुराल ही बहुत प्यारा है। शहरों में आने के लिए लोग तड़पते हैं और ये लोग तो मुझे शहर से कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। भगवान जी, प्लीज कुछ तो कीजिए जिससे ध्रुव का ट्रांसफर हो ही ना और हम सब यहीं पर रुक जाए। अरे मूर्ख लड़की, अपनी इस घटिया जुबान से तू ये क्या बोल रही है? अरे कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम कुछ बुरा तो मत बोल। और खबरदार, जो आइंदा से तूने ध्रुव के ट्रांसफर को लेकर कोई नकारात्मक बात बोली तो मैं तेरे कान के नीचे सितार बजा दूंगी, समझी कि नहीं? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब ध्रुव के ट्रांसफर का समय आ ही जाता है और जाने से पहले वो दोनों मंदिर चले जाते हैं। और तभी, पंडित जी, आपने हमेशा से मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरा हर काम सफल हुआ है। अब मैं अपने परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए हिमाचल जा रहा हूँ, क्योंकि वहां मेरा ट्रांसफर हो चुका है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी कि मेरे जीवन का ये नया अध्याय मेरे लिए अच्छा साबित हो। अरे नहीं ध्रुव बेटा, तुम्हें पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए पहाड़ संकट बनकर आ सकते हैं, इसीलिए वहां मत जाओ बेटा। और ये बात मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा बता रहा हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो बेटा। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर ध्रुव और सोनम घर लौटते हैं और ये सारी बातें सुनकर उपासना भी अब घबरा जाती है। देखा, मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब तो पंडित जी ने भी ये बोल दिया। देखो ध्रुव, वहां पर जाना सही नहीं होगा। प्लीज अब तो मान जाओ। अब भी तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। इस ट्रांसफर को कैंसिल करो और अपनी जॉब यहीं पर जारी रखो। नहीं सोनम, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, हम हिमाचल जाकर ही रहेंगे, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। क्या? हाँ सोनम, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अच्छे कर्म मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। अब चलो, बची हुई पैकिंग पूरी करनी है, फिर मार्केट से तुम्हारे लिए सर्दी के कपड़े भी तो खरीदने हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या ध्रुव? क्यों खतरे को मोड़ ले रहे हो? माँ जी, कम से कम आप तो इसे समझाइए। नहीं बहू, मेरा बेटा कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। मुझे भी मेरे बेटे के कर्मों पर पूरा यकीन है। ऊपर वाले ने उसका साथ हमेशा दिया है और आगे भी देता रहेगा। और आखिरकार सोनम को ना चाहते हुए भी ध्रुव और उपासना के साथ शहर को छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकलना ही पड़ता है। वो लोग अब पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, जहां पर ध्रुव अपनी नई पोस्ट पे नौकरी करने से बहुत खुश होता है। लेकिन उनके वहां जाते ही दूसरी सुबह अचानक से बिजली चली जाती है। अरे यार, इस बिजली की तो ऐसी की तैसी। इसे भी अभी जाना था क्या, जब मैं नहाने जा रही थी? ये कैसा कर दिया है तुम्हारे ऑफिस वालों ने ध्रुव, जहां रहने आते ही दूसरे दिन बिजली चली गई। देखा, यही होता है पहाड़ों में। अब तो हमें रोजाना बिजली जाने की आदत डालनी होगी। अरे बहू, तो पगला गई है क्या? बिजली गई है तो आ भी जाएगी ना। और वैसे भी पहाड़ों का नाम बदनाम करने से पहले तू एक बार शहर के बारे में भी तो सोच ले। वहां पर भी तो हर शुक्रवार को बिजली जाती ही रहती थी। बड़ी आई मुझे बताने वाली।
मैं हमारे ऑफिस के डिपार्टमेंट वालों को कॉल करके पूछता हूँ कि बिजली कब तक आएगी। जल्दी पूछ लो, वरना नदी या कुएं में से पानी लाने के लिए मैं तुम्हें ही भेजूंगी। अरे सोनम, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाएगी ना बिजली वापस। मुझे तो अभी ऑफिस जाना है। मेरा नहाना भी अभी बाकी है और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे बिना नहाए बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन मैं तुम्हारी तरह गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहा। अरे तो अब मैं क्या करूं? एक तो आज सुबह से इतनी ठंड हो रखी है और बिना हीटर के तो पूरा घर ठंडा हो जाएगा। मेरा तो मूड ही खराब हो चुका है। इस तरह सोनम गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में खाते समय, अरे वाह माँ, क्या कमाल की राजमा चावल बने हैं। आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये खास पहाड़ों के राजमा चावल है बेटा। यहाँ का पानी, यहाँ की सब्जियाँ, सब कुछ एकदम तरोताजा और एकदम पौष्टिक होते हैं। अब देखना, मैं ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ बनाऊंगी और साथ ही बहू को भी सिखा दूंगी। यहाँ पहाड़ों में आकर तो मेरा मन एकदम तृप्त हो गया बेटा। चलो अच्छी बात है माँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ सोनम? तुम अभी तक उदास क्यों बैठी हो? और ये राजमा चावल खाओ ना, ये तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। तुमने तो अभी तक बस एक निवाला खाया है, और खाओ ना। नहीं ध्रुव, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि मुझे इधर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद आया और ये राजमा चावल भी एकदम अजीब से बने हैं। अरे नालायक लड़की, तुझे शहर जैसा बेस्वाद और जानलेवा खाना यहाँ पर नहीं मिलने वाला। और ध्रुव बेटा, हमें तो इसे शहर में ही छोड़कर आना चाहिए था। दिन रात बस इसके चेहरे पर 12 ही बजे हुए रहते हैं। पनौती कही कि खाना है तो खा ले, वरना भूखी पैसी सो जा। तेरे फालतू के नखरे तेरा पति सहन कर लेगा, लेकिन मैं नहीं। उपासना के ऐसे सुनाने पर सोनम को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे रुक जाओ सोनम। खबरदार ध्रुव बेटा, जो तूने इसे आज मनाने की कोशिश भी की तो। अरे ये सब इसकी नौटंकी है और कुछ नहीं। क्या? हाँ बेटा, इसे खाना बहुत पसंद आया है, लेकिन यहाँ का नाम बदनाम करने के लिए ये लड़की जानबूझकर अच्छी चीजों को भी बुरा बोल रही है। इसे यहाँ पर रहकर ही यहाँ की आदत लगेगी। पहले पहले थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, जिस तरह से ये बर्ताव कर रही है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और तो और मुझे भी यहाँ रहते हुए काफी दिक्कतें आ रही है, लेकिन अब क्या ही करे, रहना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही एक रात, शिट यार, मेरी सहेली आज पार्टी करने गई है और मैं यहाँ पर पहाड़ों के सन्नाटे में स्वेटर और शॉल लपेट कर बैठी हुई हूँ। काश मैं इस वक्त शहर में होती। बड़ा बोर हो रहा है। एक काम करती हूँ, माची और ध्रुव तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, तो मैं बाहर जाकर थोड़ा टहल कर आती हूँ। फिर सोनम बाहर टहलने चली जाती है। हे भगवान, इतनी ठंड तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। और यहाँ पर तो रात में एक कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं हमारे पड़ोस में कोई रहता भी है या नहीं। इतने सारे घर होकर भी कोई दिखाई नहीं देता। सोनम अपने आप से बतिया रही होती है कि उतने में उसके सामने अंधेरे और कोहरे के बीच में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर सोनम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, भूत, भूत, मम्मी, ध्रुव। सोनम चिल्लाते चिल्लाते घर के अंदर चली जाती है और उसकी चिल्लाहट सुनकर उपासना और ध्रुव जाग जाते हैं और घबराते हुए हॉल में आते हैं। अरे क्या हो गया तुझे बहू? तेरे दिमाग पर असर हो गया है क्या? हाँ सोनम, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम बाहर क्यों गई थी और ऐसे चिल्लाते हुए अंदर क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं ध्रुव, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने बाहर हमारे पड़ोस में एक सफेद साड़ी वाली औरत देखी। वो जरूर एक भूतनी होगी। मंजुलिका की रिश्तेदारी समझ लो। मुझे नहीं रहना यहाँ पर ध्रुव, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? बकवास बंद कर। अरे दिमाग से पैदल लड़की, वो कोई भूतनी वूतनी नहीं है। हमारे पड़ोस में रहने वाली इंदिरा बहन है।
आज सुबह ही मैंने उनसे पहली बार बात की, जब मैं हमारे गार्डन एरिया में पौधों को पानी डाल रही थी। है? ये क्या है? पागल लड़की। इंदिरा बहन विधवा है, इसीलिए वो हमेशा सफेद साड़ी पहनी रहती है। जरा समझदारी से काम किया कर, जब देखो तब बेवकूफों की तरह बातें करती रहती है। लेकिन माँ जी। सोनम, माँ ने कहा ना, वो इंदिरा आंटी ही होगी। और तुम इतनी रात को हमें बिना बताए बाहर क्यों गई? क्या काम था? अरे यहाँ पर घर में रहकर मैं पक गई थी, इसलिए बाहर थोड़ा टहलने चली गई और ये कांड हो गया। अरे इन डरावने पहाड़ों से अच्छा तो हमारा शहर था। वहां रात भर सड़कें गाड़ियां और लोगों से भरी हुई रहती थी, और यहाँ पर रात में बाहर निकलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। कब कहां से कोई भूतिया जानवर निकल आए, कोई नहीं बता सकता। अरे किसी चीज को बस नकारात्मक रूप से ही देखती जाएगी तो तेरे साथ सब कुछ नकारात्मक ही होता जाएगा। इसीलिए थोड़ा सकारात्मक भी सोच ले, फिर देखना यहाँ क्या, कहीं पर भी जीना कितना आसान और सुंदर हो जाएगा। अरे माँ जी, ये भी कोई टाइम है क्या ज्ञान देने का? मैं तो सोने जा रही हूँ, आज के लिए तो बहुत हो गया। ऐसे ही एक रोज जब वो सोशल मीडिया पर अपनी सहेलियों के फोटोज देखती है, तभी मेरी सारी सहेलियां ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बवाल मचा रही है, और एक मैं हूं जो यहाँ छोटे कपड़े पहनना तो दूर, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। दिन रात बस अपने बदन को 2 से 3 कपड़ों से ढक के रखना पड़ता है। अरे ओ मेरी निकम्मी बहू, अगर तू यहाँ पर छोटे कपड़े पहनकर फोटो नहीं डाल सकती तो यहाँ के ही कपड़ों में फोटो डाल देना। मतलब? अरे मतलब ये है कि यहाँ के मार्केट में ढेर सारे सुंदर सुंदर स्वेटर्स, मफलर्स, ओवरकोट और शॉलें होती हैं। उन्हें खरीदकर किसी अच्छी जगह पर जा और खूब फोटो खींच ले। शहर के लोग अपना शहर छोड़कर यहाँ घूमने फिरने आते हैं। उल्टा तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि तू यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आई है। लेकिन वो सब कितना बोरिंग लगेगा माँ जी। मैं स्वेटर और शॉल पहनकर फोटो डालूंगी तो एकदम बुढ़िया लगूंगी। नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं करूंगी। मेरा तो नसीब ही खराब है जो मैं यहाँ पर ठंड में आके मर रही हूँ। अरे तो दफा हो जा, तुझसे तो कोई बात करना ही गुनाह है, निठल्ली कही की। फिर एक रोज सोनम अपने सारे काम जल्दी से खत्म करके बैठी हुई होती है, और तभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ी इलाके में सिर्फ हमारा ही घर है और बस हम ही रहते हैं यहाँ पर। ना तो कोई यहाँ पर बातचीत करता है और ना ही कुछ और। फिर वही नकारात्मक सोच। अरे बाबा, तू ये सब सोचने की जगह ये सोचना कि यहाँ पर कितनी शांति है, कितनी शुद्ध हवा है। वहां शहर में तो कितनी अशांति और कितना प्रदूषण होता था। देख बहू, मैं ये नहीं कह रही कि शहरी जिंदगी खराब है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें हर मुश्किल भरी बात में सकारात्मक सोच के ही काम करना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होता है। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ पाओगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे मैं सब समझ सकती हूँ, तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने। अरे मुझे देखना, मैं अभी अभी इंदिरा बहन के घर से आ रही हूँ। वहां पर मैं सुबह से बैठी थी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ थोड़े कम हैं, लेकिन जितने भी हैं सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। इंदिरा बहन की बहू तेरे बारे में ही पूछ रही थी, और तू है कि घर से बाहर ही नहीं निकलती और यहाँ बैठे बैठे हर जगह की बुराई करती जा रही है। देख बहू, तू अगर घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो तू कभी समझ नहीं पाएगी कि पहाड़ों में रहना कितना खूबसूरत होता है। ऐसे ही एक शाम, ओ नो, आज तो काम करते करते मुझे काफी देर हो चुकी है और अब तो मुझे ऑफिस से कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी जो रोज की तरह मुझे घर छोड़ दे। क्या करूं? अब तो मेरे पास चलकर जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। फिर ध्रुव चलकर अपने घर पहुंच जाता है। ये लो चाय ध्रुव। क्यों, कैसी लग रही है यहाँ की जिंदगी? हो गया ना पैरों का दर्द शुरू? हाँ यार, पहाड़ी रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका अपना अलग ही मजा है।
जो कहीं और बिल्कुल नहीं मिल सकता। सही कहा बेटा। अरे क्या सही कहा? ये सब कभी कभार ठीक है, लेकिन रोजाना मुझे बाजार जाना पड़ता है और यहाँ के रास्तों पे चलकर तो मेरी बैंड बज जाती है। देख बहू, ये सब नया नया है, इसीलिए थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात मान ले। अरे माँ जी, आप ये पहाड़ों का प्रचार करना बंद कर दीजिए। आप होंगे कोई गांव वाली, इसलिए आपको सब कुछ एकदम साधारण लग रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे एक बार हमारी तरफ से भी तो सोच कर देखो। तुम लोग तो बेवकूफ हो, और तुम लोगों को तो बस हर बात में कमियां ही निकालनी आती है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी तो सिर्फ हर काम में मुश्किलें ही ढूंढती है, लेकिन उन्हें ठीक करने का या उससे लड़ने का उपाय नहीं देखती। अरे अब क्या उपाय ढूंढे माँ जी? उपाय भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर शाम के 8 बजते ही सब कुछ बंद हो जाता है। सड़क पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई देती है। यही अगर आज ध्रुव शहर में होता तो उसे 2 मिनट में टैक्सी मिल जाती। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन यहाँ आकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चुप हो जा बहू, और तू अपनी गंदी जबान पर ताला ही लगा दे। ध्रुव बेटा, तू इस निर्लज्ज की बातों में मत आना। ये बस यहाँ से निकलने के पैंतरे आजमा रही है, और कुछ नहीं। तू अपने काम पर ध्यान दे बेटा। तुझे तो बस आज लेट हुआ है, लेकिन ऐसे हर रोज थोड़ी ना होगा। रोज तो तेरे कंपनी वाले खुद तुझे लेने और छोड़ने आते ही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ माँ, आप सही कह रही हो। सोनम फिर एक बार आग बबूला हो जाती है। फिर एक रोज जब सोनम पड़ोस में टहल रही होती है, तभी चलते चलते उसका पैर मुड़ जाता है और उसे चोट आ जाती है। आउच! मेरा पैर! ध्रुव! माँ जी! सड़क पर गिरी हुई सोनम को इंदिरा अपनी खिड़की से देख लेती है और वो फौरन उसके पास चली जाती है। पीछे से उपासना और ध्रुव भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और ध्रुव उसे उठाकर अपने घर लेकर जाता है। अरे उपासना बहन, लगता है आपकी बहू के पैर में बहुत मोच आई है, लेकिन अब मैं क्या करूं? रात के 9 बज रहे हैं और अभी तो पास में कोई गाड़ी भी नहीं है, और मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ पर हॉस्पिटल कहाँ पे है। अरे वो बेटा मार्केट का इलाका है ना, वहां पर एक बहुत ही अच्छा अस्पताल है, लेकिन इस समय एक गाड़ी का बंदोबस्त होना बहुत मुश्किल है बेटा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? इसका दर्द तो बढ़ते ही जा रहा है। देखा ना माँ जी, इसीलिए मैं यहाँ पर आने से मना कर रही थी। चलते चलते मैं गिर गई, क्योंकि वो रास्ता ही खराब था, और अब तो हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। और आओ पहाड़ों में रहने और करो पैसों का लालच। सभी लोग अब बहुत चिंतित हो जाते हैं। देखो सोनम, तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी जरूर मिल जाएगी। अरे यहाँ दिन में भी कोई गाड़ी इतनी जल्दी मिल जाए तो बहुत है, फिर रात में तो तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो? मेरा दर्द बहुत बढ़ते जा रहा है। ध्रुव बेटा, शायद गाड़ी नहीं मिल पाएगी। एक काम करती हूँ, मेरे घर पर मैंने एक लेप बना कर रखा है। वो लेप मोच आने पर लगाया जाता है। मैं अभी वो लेप लेकर आती हूँ। ठीक है काकी। फिर इंदिरा अपने घर से वो लेप लेकर आती है और सोनम के पैर पर लगाती है, जिसके कुछ ही देर बाद सोनम को थोड़ी राहत मिलती है। देखा ना माँ जी, आज क्या हुआ मेरे साथ? अरे आज के इस हादसे से तो अपनी सोच में कुछ बदलाव लाओ। पहाड़ों की हवा, पहाड़ों का ये और पहाड़ों का वो। अगर कल को मैं मर भी जाऊं तो आप लोग तो यही बोलोगे कि पहाड़ों की हवा के कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। क्यों? सही कहा ना मैंने? बहू, अरे ये तो कैसी बेतुकी बातें कर रही है। हाँ सोनम, अरे इतना क्यों तिलमिला रही हो? अगर समस्या आती है तो ऐसे चिड़चिड़ करने की जगह उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैंने ये लेप बनाकर रखा है, अब मैं भी तो पहाड़ों में ही रहती हूँ ना, तो मुझे पता है कि यहाँ पर शाम के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। इसीलिए मैं सारा सामान पहले से ही लेकर आती हूँ। मेरे पास तो घर पर हर प्रकार की दवाइयाँ हैं और काफी सारे लेप भी बना के रखे हैं मैंने। देखा सोनम, काकी ने कैसे पहले से ही सब कुछ बना के रखा है,
और आज इन्हीं की वजह से तुम्हें इतनी राहत मिल पा रही है। और सोनम बेटा, अब तो तुम यहीं पे रहने वाली हो, इसीलिए तुम्हें समस्याओं को देखकर इस तरह से गुस्सा करने की जगह उनका समाधान ढूंढना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती जाएगी। जी काकी जी, ठीक है। सोनम इंदिरा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। फिर अगले दिन इंदिरा की बहू आशी उससे मिलने आती है। अरे तुम तो इंदिरा काकी की बहू हो ना? हाँ सोनम, मैं आशी हूँ। मैं 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी और जब आज सुबह वापस आई तो तुम्हारे पैर में लगी चोट के बारे में पता चला, इसीलिए मैं तुरंत तुमसे मिलने चली आई। अरे वाह, कितनी प्यारी हो तुम। हमने तो एक बार भी कभी बात नहीं की, फिर भी तुम मेरे बारे में सुनकर चली आई मुझे देखने। अरे कोई बात नहीं सोनम, ये लो, ये गुलाब का छोटा सा गुलदस्ता। ये गुलाब मेरे बगीचे के गुलाब है और उनसे ही मैंने तुम्हारे लिए ये छोटा सा गुलदस्ता बनाया है। और ये गर्मा गर्म हलवा, इसे खाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, क्या बात है आशी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे ये हलवा। ठीक है सोनम। फिर आशी और सोनम दोनों साथ बैठकर हलवा खाती हैं और एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। अच्छा, तो तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की है? मैंने भी मास्टर्स किया है अपनी आर्ट फील्ड में। क्या? अरे मुझे तो ये लगा था कि गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो। देखो सोनम, जरूरी नहीं कि हमें जैसा लगता है सब कुछ वैसा ही हो। यहाँ पहाड़ों में हर जगह कहीं पर भी तुम्हें मेरे जैसे ही लोग मिलेंगे। पहाड़ गांव जरूर है, लेकिन प्रगति तो यहाँ पर भी होती आ रही है। हाँ आशी, मैं समझ गई। और ये हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है, कसम से। मैंने आज तक इतना अच्छा हलवा कभी नहीं खाया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? सच में? हाँ यार। और बताओ, तुम्हारा मायका यहाँ से कितनी दूर है? आशी और सोनम की बातें कई देर तक चलती है और उसके जाने के बाद सोनम को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, इस खड़ूस से चेहरे पर आज इतनी अच्छी मुस्कान। ये कैसा जादू बिछाकर चली गई आशी। लगता है इसे जीवन में पहली बार आशी जैसी इतनी अच्छी सहेली मिली है। चलो जो भी हो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद सोनम अब अच्छे से चल फिर पाती है। ये लो सोनम, आज मैंने तुम्हारे लिए खास मार्केट के रोड से ये मोमोज लाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वही तुमने छीन ली है मुझसे। मेरा शहर, मेरा सुकून। और अब ये छोटी छोटी चीजें देकर तुम मुझे खुश करना चाह रहे हो। जाने दे बेटा, इस सड़ू को तो ये क्यों दे रहा है? ला, मुझे दे दे मोमोज, मैं ही खा लेती हूँ इन्हें आज। अरे ऐसे कैसे आप ठूस लोगे? अब जब मेरे पति ने इतने प्यार से लाया ही है तो खा लूंगी मैं। तू और तेरा ये दोगलापन कभी खत्म नहीं होगा। ये ले, और कल से जरा काम पे ध्यान दे। अब तक तूने बहुत आराम कर लिया। क्या? अरे आपको दिखाई नहीं देता क्या? अब भी मेरा पैर ठंड के कारण दर्द करता है। आखिर इतने बुजदिल कैसे हो सकती हो आप? हाँ हूं मैं बुजदिल, लेकिन तुझे कल से सारा काम करना ही होगा। ये सब तेरा नाटक है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। फिर सोनम परेशान होकर रात में अपनी माँ रोमिला को कॉल करके सब कुछ बताती है। हाँ माँ, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है माँ, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। खामोखा आ गई मैं यहाँ पर। बस दिन भर घर में ही रहना पड़ता है, कहीं जा भी नहीं सकती। और ऐसे में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता माँ। ऐसा मत बोल बेटा, वो तेरा ससुराल है और ससुराल में तो रहना ही पड़ता है ना, फिर चाहे हालत कैसे भी क्यों ना हो। अरे माँ, आज तो मुझे मोच लगी है। कल को अगर पहाड़ों से मैं नीचे गिर गई और सीधा टपक गई तो? ना बाबा ना, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। अरे इससे अच्छा तो शहर है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मैं आ रही हूँ वहां पर। मुझसे अब ये सब सहन नहीं होता माँ। देख सोनम बेटा, बच्चों की तरह जिद मत कर। एक बार मैंने कह दिया ना
कि तू नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। कुछ दिनों का तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए हम तुझे यहाँ पर नहीं रख सकते। हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। लेकिन माँ, बस, अब इस बात पर और बहस मुझे नहीं चाहिए। तेरा ससुराल चाहे पहाड़ों में हो या जंगल में हो, तुझे कैसे भी करके वही रहना होगा। अरे अपने आप को तू वहां पर सामना करने का मौका ही नहीं देगी तो तुझे कैसे पता चलेगा कि वो जगह कैसी है। पहले दिन से ही तू वहां के बारे में कितने गलत ख्याल रखती आ रही है। इसे कैसे चलेगा बेटा? ठीक है माँ, अगर आपको मुझे नहीं बुलाना तो मत बुला। मुझे भी आपसे अब कोई बात नहीं करनी। बाय। सोनम गुस्सा होकर रोमिला का कॉल कट कर देती है और अब वो ये बात उपासना और ध्रुव को बताती है। हाँ तो क्या गलत कहा रोमिला बहन ने? अरे कोई अपनी इज्जत क्यों गवाएगा? तुझे तो हमारी और अपने मायके वालों की इज्जत की कुछ पड़ी ही नहीं है, बस अपना ही सुख दिखता है। हाँ तो मैं मेरा सुख क्यों नहीं देखूंगी माँ जी? अब मुझे यहाँ पर और दुखी नहीं रहना है। लेकिन सोनम, हम तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं। अच्छे से इस जगह को तो देखो, घूमो फिरो, तभी जाकर तुम्हें इस जगह से लगाव होगा। लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर रही, बस घर में ही पड़ी रहती हो। अगर इतना ही है तो तुम ही लेकर चलो ना मुझे घूमने। क्यों? अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद पड़ गई? जब तुम शाम में ऑफिस से आते हो तब तक तो यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है। कहाँ से घूमने जाएंगे हम? और बात करते हो। ध्रुव बेटा, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है, इसे समझाने में हमारी ही मूर्खता है। अरे इसे अपने हाल पर छोड़ दे। देख बहू, तुझे यहाँ पर रहना है तो रह, वरना चली जा यहाँ से। अब तक तेरा नाटक बहुत हो गया और ये बेवकूफ है एक नंबर की। फिर एक रात जब सोनम खाना बनाने जाती है तो तेल को खत्म हुए देखकर वो परेशान हो जाती है। क्या कहा? तेल नहीं है? हाँ ध्रुव, अब बिना तेल के मैं सब्जी कैसे बनाऊंगी? अरे सुबह ही मैंने इससे कहा था कि मार्केट के इलाके में जाकर सामान लेकर आ, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे इससे तो बस यहाँ पर ना रहने के कारण बताने को कह दो। ये नालायक तो उसी में माहिर है। लेकिन माँ जी, आज बाहर कुछ ज्यादा ही ठंड थी, इसलिए मैं नहीं गई। और इतना ही था तो आप ही लेकर आती ना। आप भी तो आज इंदिरा काकी के साथ बाहर गई थी ना। मुझसे जबान मत लड़ा बहू। मैं और इंदिरा बहन आज मंदिर गए थे, जो बाजार के इलाके से काफी दूर था। देखा, अगर हम इस समय शहर में होते तो फौरन 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी के द्वारा तेल मंगवा लेती मैं। देखो सोनम, मैं कल ही राशन भरने के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक साथ सारा राशन भर लो। एक काम कर बहू, अभी के लिए जाकर आशीष से तेल लेकर आ। क्या कहा? लेकिन माँ जी, वो हमें तेल कैसे देगी? उनके पास भी तो होना चाहिए ना उतना तेल। शहरों में लोगों के पास इतनी सुविधाएं होने के बाद भी लोग हमें एक भी चीज इतनी जल्दी नहीं देते थे। फिर यहाँ पर तो इतनी सुविधाएं भी नहीं होती है, तो फिर ऐसे में वो लोग हमारी मदद कैसे कर पाएंगे? तू ज्यादा पंचायत मत कर बहू और जल्दी जा। मुझे इंदिरा बहन और उनकी बहू पर पूरा विश्वास है। वो लोग बहुत समझदार लोग हैं। सारी व्यवस्थाएं वो पहले ही करके रखते हैं। फिर सोनम आशी के पास जाती है और वो उससे तेल मांगती है और आशी उसे खुशी खुशी कटोरी भरकर तेल भी देती है। शुक्रिया आशी। अरे सोनम, इसमें कैसा शुक्रिया? आओ, अब जब तुम आ ही गई हो तो खाना भी खाकर जाओ। हमने खाना लगा दिया है। आज तो तुम्हारे भैया किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हैं और वो तो सीधे कल सुबह ही आएंगे, इसीलिए आज तो बस मैं और माँ जी ही है खाने पर। अरे नहीं आशी, पूछने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस वक्त बहुत जल्दबाजी में हूँ। हमारे घर पर तो अब तक खाना बना भी नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी जाकर खाना बनाना है। एक काम करते हैं ना, कल तुम खाली हो तो हम दोनों बाहर चलते हैं ना, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे। क्यों, क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कल मैं सारे काम जल्दी ही निपटा लूंगी, जिसके बाद हम दोनों बेफिक्र होकर घूमेंगे। ठीक है, तो फिर तय रहा। फिर अगले दिन
सोनम और आशी दोनों पहाड़ों में घूमने जाती हैं और वो दोनों साथ में खूब अच्छा समय बिताती हैं। सोनम को मानो पहली बार किसी के साथ घूमकर इतना अच्छा लगता है। फिर घर लौटने पर, अरे यार, मैं दिन भर तुम्हारे साथ घूमती रही, लेकिन हम दोनों ने साथ में एक भी फोटो नहीं खींची, क्योंकि हम घूमने फिरने में इतने मगन हो गए थे। और ऐसे ही होना चाहिए। माना कि तस्वीरें खींचने से यादें बन जाती हैं, लेकिन यादें तो दिल में भी रहती है ना। आजकल के जमाने में हर कोई बस इधर उधर जाकर तस्वीरें खींचते रहता है और उस जगह का असली आनंद लेना भूल ही जाता है। हाँ ऋषि, शायद तुमने सही कहा, और इसीलिए आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है। लेकिन ये जगह तो बस घूमने के ही लायक है, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सोनम, ऐसा नहीं है। जगह को रहने लायक हमारी सोच और वहां के लोग बनाते हैं। अगर तुम अपने मन और दिमाग में बुरी सोच ही रखोगी तो तुम सब कुछ बुरे नजरिए से ही देखोगी, तुम्हें अच्छाई दिखेगी ही नहीं। इसीलिए अपनी सोच को भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। खैर, बहुत देर हो चुकी है। हमारे घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे और शाम के खाने की तैयारियां भी तो करनी है। चलो फिर मिलते हैं। हाँ अर्शी, बाय। फिर एक सुबह सोनम खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है, मेरे चेहरे पर तो अलग ही निखार आया हुआ है। अरे ये सब मेरे प्यार के कारण ही तो हुआ है। अरे चुप रहो, सुबह सुबह ऐसे फालतू के मजाक मत किया करो मेरे साथ। ये सब यहाँ की हवा के कारण ही हुआ है। आशी सही कह रही थी, यहाँ रहकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ की हवा ही एक प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करती है। जब मैं शहर में रहती थी तभी मैं हर 15 दिन में बीमार पड़ती थी, कभी एसिडिटी के कारण तो कभी किसी और कारण से। लेकिन यहाँ आने के बाद अब 1 महीना होने को आया है, लेकिन मैं बीमार ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब तुम यहाँ रहने के लिए राजी हो गई हो ना? अरे राजी होए मेरी चुत्ती, मैं तो बस बीमार नहीं हुई, लेकिन उस दिन मोच तो आ गई थी ना। ये पहाड़ वहाड़ मेरे बस की बात तो नहीं है बाबा। माँ ने मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी, देखना तुम। फिर एक रोज अचानक से सोनम गायब हो जाती है और वो शाम तक लौटती ही नहीं। क्या हुआ ध्रुव बेटा, तूने रोमिला बहन को फोन किया क्या? वो मायके तो नहीं चली गई? अरे नहीं माँ, मम्मी जी ने कहा कि उन्हें सोनम का कॉल ही नहीं आया, और आज पहाड़ों में मौसम खराब होने के कारण शहर जाने वाली सारी बसेस और बाकी की गाड़ियां बंद है। तो आखिर ये सोनम कहाँ जा सकती है? सोनम को लेकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर सोनम को आना होता तो वह अब तक आ जाती। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है माँ, मेरा दिल भी नहीं मान रहा। इंदिरा काकी, यहाँ का पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? प्लीज आपके बेटे नित्यम को बोलिए ना कि वो मेरे साथ चले। ठीक है ध्रुव बेटा, मैं अभी नित्यम को बुला कर लाती हूँ। वो आशी के साथ दिन भर बाहर गया था, शायद अब तक वो आ चुका होगा। फिर इंदिरा अपने बेटे को बुलाने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर सोनम आ जाती है और उसे देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। सोनम, अरे कहाँ चली गई थी तुम? हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हो गए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये आ गई। अरे बाबा, शाम में मुझे कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं बाजार के इलाके में चली गई थी और वहां पर घूमते घूमते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। और फिर घर लौटते समय मुझे कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से एक भले ट्रक वाले अंकल ने मुझे यहाँ पास के मंदिर तक छोड़ा और मैं यहाँ तक पैदल चली आई। ये तुम क्या करती रहती हो सोनम? अगर तुम इस जगह पर नहीं हो तो तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भगवान ना करे, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ कम ज्यादा हो जाता तो क्या करते हम? हाँ, तो इसीलिए मैं शहर जाना चाहती हूँ। यहाँ डर दबाव में रहने से अच्छा शहर में रहना है। वहां मैं रात में 12 बजे ही क्यों ना निकलूं, लेकिन तब भी सड़क पर बहुत लोग रहते हैं, गाड़ियां रहती हैं, और वहां पर मुझे अकेला बिल्कुल महसूस नहीं होता। अरे सोनम बेटा, कभी तो हमारी बात मान लिया करो। हर बात का गलत मतलब निकालना जरूरी है क्या? हर बार बस तुम शहर जाने की ही रट लगाती रहती हो। माफ कीजिए काकी, लेकिन आपके पहाड़ आपको ही मुबारक हो।
एक नंबर की बदतमीज और बददिमाग लड़की है ये। इसे तो कुछ कहना ही बेकार है। फिर सोनम किसी से कुछ बात किए बगैर ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन वो देखती है कि आशी अपने घर के बाहर खेती कर रही है। अरे वाह आशी, ये सब देखने में ही कितना मजा आ रहा है। मुझे भी करना है ये। फिर सोनम आशी के साथ उसकी थोड़ी बहुत कामों में मदद करती है। वाह यार आशी, मुझसे कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत मजा आया। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जब मैंने कोई काम किया है और मुझे उससे इतनी खुशी मिली है। बहुत खूब सोनम। वैसे ये सारे सेब हम हिमाचल के बाकी गांव में भेजते हैं बिक्री करने के लिए। खेती करने की बात ही कुछ और होती है। वाकई में आशी, आज तो मैं मान गई। दिन ब दिन आशी और सोनम की दोस्ती बहुत गहरी होने लगती है। वो दोनों अब ज्यादातर समय साथ ही गुजारा करती हैं। ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, मेरे पैर तो आज गए काम से। क्या हुआ है माँ जी? अरे तू तो बस पूछती रहे। ऐसा नहीं कि तेल की शीशी लेकर आए और अपनी सास के पैरों की मालिश करे। ठंड के मारे मेरी हड्डियां दर्द कर रही है। आप तो बड़ी अजीब हो माँ जी। आपको ही तो ज्यादा उत्सुकता थी ना यहाँ आने की। शायद अब आपको समझ आ रहा है कि पहाड़ों में रहना कैसा होता है। अरे निकम्मी लड़की, मुझे मत सिखा। मैं तो पहले भी पहाड़ों में रह चुकी हूँ और अब तो मेरी उम्र भी हो चली है। और साथ ही यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि ये सब तो आम बात है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ऐसी बात का रोना रोती रहूं। मैं खुद से ही अपनी मालिश कर लूंगी और कल सुबह फिर चलने जाऊंगी। देखना तू। हाँ हाँ जाओ, मुझे क्या है। फिर एक दिन जब सोनम अपनी सहेलियों की सोशल मीडिया पर शहर में मजे करते हुए फोटोज देखती है तो उसकी जान बहुत चलने लगती है। और तभी उसका जन्मदिन भी आता है। सोनम, आज मैंने हाफ डे लिया है। आज मैं, तुम और माँ, हम तीनों बाहर खाना खाने जाएंगे धर्मशाला के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में, जहाँ से पूरा हिमाचल दिखाई देता है। देखना, तुम्हें वहां पर बहुत मजा आएगा। ना बाबा ना, इतनी ठंड में मैं रात में कहीं नहीं निकलने वाली। और क्या मजा आएगा वहां पर? जिनके साथ मजा करना है वो लोग तो शहर में ही हैं। और बस अगर केक कट करके खाना ही है तो वो तो हम घर पर भी कर सकते हैं ना। लेकिन सोनम, अगर तुम बाहर जाकर हमारे साथ वक्त बिताओगी ही नहीं तो तुम्हें मजा कैसे आएगा? तुम्हें भी तो ये सब अनुभव लेना चाहिए ना। नहीं ध्रुव, मुझे ऐसा कोई भी अनुभव वगैरह नहीं लेना है। तुम चाहो तो माँ जी के साथ चले जाओ, लेकिन मैं बाहर कहीं भी नहीं आने वाली। फिर सोनम उदास होकर आशी के पास चली जाती है। देखना आशी, मुझे तो किसी ने भी कॉल नहीं किया, सिर्फ मैसेज ही किया है। हर साल मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ढेर सारे लोगों के साथ रहती हूँ, दिन भर सहेलियों के साथ और रात में परिवार के साथ। लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ों में ऐसा मजा ही नहीं आ रहा। मेरा जन्मदिन तो एकदम फीका फीका सा लग रहा है। ओह सोनम, क्या तुम भी? अरे जिंदगी में इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे उदास होती रहोगी तो कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, चलो, तुम्हें बाहर ही जाना है ना, तो मैं तुम्हारे साथ बाहर चलती हूँ, एक ऐसी जगह पर जहां पर जाकर तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं यार आशी, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, इसलिए मैंने ध्रुव को भी मना कर दिया है। देखो सोनम, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, चलो 5 मिनट में तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। फिर आशी सोनम के साथ पहाड़ों में बसे हुए एक सुंदर से अनाथ आश्रम में आती है, जहां पर आशी अपनी तरफ से सारे बच्चों को तोहफे देती है। और उनके साथ काफी देर तक समय बिताने के बाद सोनम को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। आज तुम्हारे कारण ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बाकी दोस्तों बस मुझे महंगे महंगे तोहफे देते हैं और बस थोड़ी ही देर साथ रहकर चले जाते हैं। लेकिन तुमने मुझे हर बार सुकून से मिलवाया है और आज तुम्हारी ही वजह से मैं समझ पाई हूँ कि इन बच्चों की जिंदगी कैसी होती है। ये बच्चे तो बिना परिवार के हैं, लेकिन फिर भी एक साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ सोनम, कि हालातों के साथ खुद को ढाल कर तो देखो।
फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन अचानक से सोनम को उसकी शहर वाली सहेली का कॉल आता है। देख सोनम, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी शादी हो रही है और तू मेरी शादी के हर एक फंक्शन में शामिल होगी। लेकिन कियारा, मैं कैसे? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे आना ही होगा। फिर चाहे तो पहाड़ों में हो या कहीं और हो, मैं तेरा इंतजार करूंगी। ठीक है कियारा, मैं आ जाऊंगी। फिर सोनम ये बात ध्रुव और उपासना को बताती है। और तभी, कोई जरूरत नहीं है शहर जाने की। शादी के बहाने तू लंबे समय के लिए चली गई तो? ना बाबा ना, मैं सारे काम नहीं करने वाली। अरे माँ जी, मैं थोड़ी ना हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं तो बस शादी होने तक रुकूंगी, उसके बाद चली आऊंगी ना वापस। अरे चुप कर तू, तुझ में रातों रात इतनी अच्छाई कैसे आ गई? ये तो हो ही नहीं सकता। ध्रुव बेटा, ये झूठी और मक्कार लड़की है। इसकी बातों पर विश्वास मत कर। ये वापस लौटकर यहाँ पर नहीं आएगी। इसकी टिकट विकेट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या माँ जी, आप भी मेरे बारे में कभी तो अच्छा सोच लिया कीजिए ना। और अगर मैं ज्यादा दिन के लिए रुक भी गई तो उसमें क्या हो जाएगा? और अगर आपसे घर के सारे काम नहीं हो रहे तो आप काम वाले लगवा लीजिए ना। क्यों, आपके पहाड़ों में काम वाली बाई तो मिलती ही होगी ना, कि उसकी भी सुविधा नहीं है यहाँ पर? देख बहू, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे माँ, अगर वो कह रही है तो मान लीजिए ना उसकी बात। और रही बात यहाँ पर काम करने की, तो मैं किसी नौकर को रख लूंगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। पर बेटा, रहने दो ना माँ, इस विषय पर मुझे खामोखा बहस नहीं करनी है। और सोनम, तुम कियारा की शादी के लिए जा सकती हो। मैं तुम्हारी टिकट बुक कर दूंगा। ओके ध्रुव, थैंक यू सो मच। ध्रुव की बातें सुनकर सोनम अब बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार मेरा इन पहाड़ों से पीछा छूटने ही वाला है। इन सबको लगता है कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन नहीं, मैं वहां पर हमेशा के लिए जा रही हूँ। वहीं पर कोई नौकरी ढूंढ लूंगी और जरूरत पड़ी तो अकेली रह लूंगी। लेकिन यहाँ पहाड़ों में कभी वापस नहीं आऊंगी। तेल लेने गया मेरा सारा ससुराल, मुझे तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर सोनम शहर चली जाती है और अपनी बेटी को देखकर रोमिला एकदम हैरान रह जाती है। अरे तू इतनी निर्लज कैसे हो सकती है? तुझे मैंने साफ साफ कहा था ना कि यहाँ पर बिल्कुल मत आना। लेकिन उसके बाद भी तू अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर रहने चली आई। चल निकल, अभी के अभी निकल। मैं तुझे यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकने दूंगी। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? पहले ठीक से मेरी बात सुन तो लो। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने नहीं आई हूँ, बल्कि सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ। वो मेरी सहेली कियारा की शादी है ना, इसलिए आई हूँ मैं यहाँ पर। क्या? हाँ माँ, मैं अब समझ चुकी हूँ कि मुझे किसी भी हाल में अपने ससुराल में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं उस बात की शिकायत नहीं कर रही हूँ। तो फिर ठीक है, आ जा अंदर। अब सोनम अपने मायके में आकर बहुत आराम करती है। फिर शादी में जाने पर वहां का माहौल देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाय सोनम, कैसी है तू? ठीक हो दीक्षा, तू बता? सब ठीक। आना, एक सेल्फी ले ले मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओए सोनम, कितने दिनों बाद देखा मैंने तुझे। तो गाइज, ये रही मेरी बहुत पुरानी सहेली सोनम, जो अब शहर से पहाड़ों में जा चुकी है और ये हम सबके सपने जी रही है। से हेलो यार। हेलो गाइस। वो सहेली बस एक हेलो करके वहां से चली जाती है। मेरा तो यहाँ पर दम घुटने लगा है। ऐसा नहीं कि आप बैठकर कोई अच्छे से बात करें। ये सब तो बस हेलो करके फोटो लेते हैं और निकल जाते हैं। इतनी भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं सबको जानती भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर कितना अकेलापन लग रहा है। फिर एक दिन, ये देखो माँ, कल कियारा के रिसेप्शन में मैं ये वाला ड्रेस पहनना चाहती हूँ। अच्छा तो है ना? हाँ बेटा, ये ड्रेस तुझ पर बहुत मस्त लगेगा। वहां पहाड़ों में तो बस स्वेटर और शॉल में ही रहती थी, लेकिन यहाँ पर आकर अब मैं अपने सारे पसंदीदा कपड़े पहन पा रही हूँ। पता नहीं क्यों,
लेकिन मुझे तो वहां की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे बेअकल लड़की, लोग तड़पते हैं वहां पर जाने के लिए, क्योंकि असली सुकून तो वहीं पर मिलता है। और एक तू है जो तुझे यहाँ पर शोर वाली जिंदगी पसंद है। एक नंबर की नमूनी है तू। सोनम को अब धीरे धीरे शहर में रहते हुए पहाड़ों की याद सताने लगती है। एक दिन ध्रुव फोन पर उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें वहां पर आस पड़ोस के सभी लोग साथ मिलकर बैठे हुए होते हैं और मजे से आलव जलाकर बातें कर रहे होते हैं। इन सबको साथ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ये सब अड़ोसी पड़ोसी होकर भी एक परिवार की तरह साथ बैठे हैं। ओ तेरी, ध्रुव ने तो मुझे ये बर्फबारी की वीडियो भी भेजी है। शिट यार, मैंने साल की पहली बर्फबारी भी मिस कर दी। फिर अगले दिन अचानक से पड़ोसन आकर सोनम और रोमिला से झगड़ने लगती है। अरे अगर तुम लोग बाहर गए तो उससे मुझे क्या लेना देना। देखिए साक्षी बहन, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे क्या हुआ माँ, ये साक्षी आंटी इतनी चिल्ला क्यों रही है। तुझे याद है ना सोनम, 2 दिन पहले तूने एक ड्रेस ऑर्डर किया था। हाँ तो वो ड्रेस आज दोपहर को आया और तब हम घर पर नहीं थे, तो डिलीवरी वाले आदमी ने वो ड्रेस इन्हें दे दिया। इसीलिए ये हम पर चिल्ला रही है, क्योंकि इनकी नींद खराब हो गई। हाँ तो क्या गलत किया मैंने। अगर आप लोगों को पता है कि आज आपका ऑर्डर कभी भी आ सकता है, तो आप लोगों को घर पर रुकना चाहिए ना। एक तो मुश्किल से आग लगती है और ऊपर से आपके इस पार्सल ने हमारी नींद की वाट लगा दी। ये लो, रख लो अपना सड़ा हुआ पार्सल। देखिए आंटी, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ, वरना अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो अब तक मैं उसके गाल पर पूरे भारत का नक्शा छपवा देती। आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और अब के लिए माफ कर दीजिए। शहरी लोगों के ये हाव भाव देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आने लगता है। एक ये शहरी लोग हैं और एक वहां पर मेरे पहाड़ों के लोग हैं। वहां पर तो अनजान भी लोग अपने लगते हैं और ये लोग तो पड़ोसी होकर भी अनजानों की तरह पेश आते हैं। तभी सोनम को आशी का वीडियो कॉल आता है। क्या यार सोनम, तू तो शहर जाकर हमें भूल ही गई। ऐसी बात नहीं है आशी, मैं तो शादी के तामझाम में ही व्यस्त थी। अब कल ही रिसेप्शन है, उसके बाद जाकर ही मैं थोड़ा आराम कर पाऊंगी। चलो बढ़िया है, मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस और नई शॉल लाई है। मैं अपने मायके गई थी ना, तो वहीं से लेकर आई हूँ। क्या बात है आशी, अरे तुम में कोई बुराई है भी या नहीं। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है आशी। वैसे तुम कब आ रही हो? अब तो शादी भी हो गई है ना, तो जल्दी से रिसेप्शन निपटा कर आ जाओ। हाँ बाबा, बस रिसेप्शन के कुछ दिन बाद थोड़ा आराम करूंगी और आ जाऊंगी वहां पर। सोनम का आशी का कॉल करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब पहाड़ों में गई थी तब मुझे किसी भी शहर की सहेली ने कॉल भी नहीं किया, लेकिन ये आशी, इसके साथ मैं इतना कम वक्त बिताने के बाद भी इसकी और मेरी दोस्ती कितनी अच्छी और गहरी हो गई है। इसने तो मुझे खुद से हालचाल पूछने के लिए कॉल किया और साथ ही मेरे लिए ड्रेस और शॉल भी लाई। अब धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है कि शहर में तो सब सोशल मीडिया वाली जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असली जिंदगी तो पहाड़ों में है, जहाँ पर कोई इंटरनेट या सोशल मीडिया नहीं है, बस लोग और वहाँ का अपनापन है। अब सोनम को एहसास हो जाता है कि उसे पहाड़ों से लगाव हो चुका है। फिर वो तुरंत फ्लाइट में बैठकर पहाड़ों में वापस लौट आती है और उसे इस तरह अचानक से देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मैंने आप सबको बहुत गलत समझा, लेकिन शहर में जाने के बाद इन खूबसूरत पहाड़ों से दूर रहने पर मुझे यहाँ के लोगों का और यहाँ पर रहने की अहमियत का महसूस हुआ। शहर में तो लोग बस भागदौड़ और दिखावा करते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ों में तो अपनापन है और इसी अपनेपन में सुकून है। और अब मैं इन पहाड़ों को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगी। चलो, देर से आए पर दुरुस्त आए। लेकिन माची, इसमें सबसे ज्यादा श्रेय आशी को जाता है। अगर ये मुझे नहीं मिलती तो ना जाने क्या हो जाता, क्योंकि असली लगाव तो मुझे तुम्हारे कारण ही हुआ है और ये बात मुझे शहर जाकर पता चली।
थैंक यू सो मच आशी। और इस तरह से अंत में सोनम अपने पहाड़ों में बसे हुए ससुराल में खुशी से रहने लगती है।